हाय गाइस, आई परनीत कौर, एजुकेटर ऑफ इंग्लिश, वेलकम यू टू अन अकेडमी। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऑल अबाउट एसएससी सीपीयू। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी सीपीयू का नोटिफिकेशन आने वाला है और सीपीयू एक बहुत अच्छा एग्जाम है जो स्टूडेंट्स को जरूर फिल करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं या फिर डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उनको ये फॉर्म फिल जरूर करना चाहिए और सीपीयू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, पोस्ट, सैलरी, सिलेबस और क्यों ये सीपीयू का पोस्ट इतना ज्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट है, इतनी अच्छी अट्रैक्टिव एग्जाम्स हैं, कैसे इसमें कंपटीशन जो है काफी कम होता है और कैसे स्टूडेंट्स इसमें अपना एक ब्राइट करियर बना सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। अगर हम बात करें, इसमें जो आपकी दो पोस्ट होती हैं, एक होते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी, ओके, जिसमें आपकी जो सैलरी होती है वो 35,000 टू 1,12,400 तक की होती है, जो कि एक बी ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव जो है गाइस, जीडी और एग्जीक्यूटिव, ओके, सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ होती है और एक सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस होती है। तो आपकी दो पोस्ट हैं, इसमें एक आपकी सीएपीएफ की होती है सब इंस्पेक्टर और एक आपकी दिल्ली पुलिस में होती है जिसमें मेल और फीमेल होते हैं। द पोस्ट कैरी पे स्केल ऑफ लेवल 6, 35,400 टू 1,12,400 की आपकी सैलरी होती है एंड इज क्लासिफाइड एज ग्रुप सी बाय दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग ग्रुप सी में होती है। The candidate selected for the appointment to the post of SI in CAPF are liable to serve anywhere in India. तो जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर होते हैं, तो उनकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी और जिनकी पोस्टिंग जो सीएपीएफ क्वालिफाई करते हैं, उनकी जो पोस्ट है एसआई की, वो इंडिया में कहीं भी हो सकती है। क्योंकि ये आपका पुराना नोटिफिकेशन है, तो आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से आपकी नेक्स्ट न्यू जो नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से आपकी पोस्ट आएंगी। मगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी चाहिए होती है वो बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है। तो आपको एक प्रॉपर ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है, बस एक इतनी ही एक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। कौन कौन सी पोस्ट होती हैं गाइस? एक आपकी पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ओके, जो कि ए है। इसका आपको जब आप कोड प्रेफरेंस डालते हैं, जब आप ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देते हैं अपनी पोस्ट का, तो इसमें ए बी सी डी ई एफ तक की पोस्ट है, जिसमें आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है दिल्ली पुलिस में, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ में, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में डी होती है, सब इंस्पेक्टर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ई एंड सब इंस्पेक्टर शस्त्र से सीमा बल। तो आपके ए बी सी डी ई एफ करके ये पोस्ट होती हैं जिसमें आप सीपीओ के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्वालिफाई होते हैं। जो स्टूडेंट्स है पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है, इंक्लूडिंग बोनस मार्क्स ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट्स। तो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको उसका बोनस मार्क्स मिलता है, ओके। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर अपीयरिंग इन मेडिकल एग्जामिनेशन। जो आपका ये जो एग्जाम्स हैं, क्योंकि ये आपकी एक तरह से आपकी फोर्सेस के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। तो उसको हम जानते हैं कि क्या क्या आपके एग्जाम्स होते हैं। पहले हम जानते हैं एज लिमिट कितनी होती है। एज लिमिट का बहुत अच्छी बात है, अच्छी और बुरी बात दोनों है। अच्छी बात यह है कि आपकी मैक्सिमम एज मिनिमम 20 टू 25 एज लिमिट होती है। आप देखेंगे एसएससी की बहुत सारे जो एग्जाम्स है उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 32 होती है, किसी में 30 होती है। मगर आपकी सीपीओ के एग्जाम की जो एज लिमिट है, जनरल की मैं बात कर रही हूँ, बाकी रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज तो मिलता ही है, मगर मैक्सिमम जनरल की 25 है। तो इसलिए फायदा ये है, मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव ये है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम तक का कंपटीशन, मतलब कि बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। 25 के बाद एग्जाम में आप एलिजिबल नहीं हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते हैं। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आप लोग अगर 20 टू 25 ईयर्स की एज में फॉल होते हैं तो आपको इस एग्जाम को जरूर फिल करना चाहिए, क्योंकि आपके काफी ज्यादा कंपटीशन इसमें से ऑलरेडी छट जाता है एज की वजह से, ओके। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी ये भी है कि अगर आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी मोटरसाइकिल एंड कार। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट के पास एटलीस्ट ड्राइविंग लाइसेंस कार और मतलब 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का लाइसेंस होना चाहिए ऑन द डेट फिक्स फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। तो जिस दिन आपका मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा उस दिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए।
However, the candidates who do not have a valid driving license for LMV motorcycle are eligible for all other posts in CAPFs. तो आप दिल्ली पुलिस के लिए अगर अप्लाई करते हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस की जॉब चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए. और अगर आप बाकी अगर एग्जाम्स के लिए अप्लाई करें तो CAPFs वगैरह पोस्ट के लिए आपको नहीं भी है तो चल जाएगा. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होता है गाइस? आपका एक पेपर 1 होता है, फिर उसके बाद आपका एक पेपर 1 होता है. पेपर 1 के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसे PST कहा जाता है, और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जिसे PET कहते हैं. एक PST होता है और PET होता है. दो एग्जाम्स आपको, पेपर 1 जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ये दो एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होता है, PST और PET. ठीक है. और उसके बाद एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME, ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपको DME भी क्वालिफाई करना पड़ता है. इन सबको क्वालिफाई करने के बाद आपके पास एक पेपर 2 होता है, जो कि अभी हम उसको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या आता है. इसमें डिस्कशन कर लेते हैं पेपर 1 में क्या होता है. तो आपको अगर मैं इसको बोलूं कि आपका पूरा पेपर पैटर्न क्या है, तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है. पहले आपका पेपर 1 होता है, फिर PST PET आपके फिजिकल एग्जामिनेशन होती हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, और फिर इसके बाद आपका पेपर 2 होता है जिसके बेसिस में आपकी फाइनल रैंकिंग बनती है. पेपर 1 की मैं बात करूं तो सिलेबस में सब्जेक्ट्स क्या आते हैं? जनरल रीजनिंग, मतलब आपके रीजनिंग जो है 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है. आपका जनरल नॉलेज जो है, GS जो है आपका 50 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स भी आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स ईच, और इंग्लिश भी आपके 50 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच का होता है. इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स होता है, मतलब 200 क्वेश्चंस को आपको 2 आवर्स में, मतलब 120 मिनट्स में करना होता है. पेपर 1 को आपको क्वालिफाई करना होता है. इसके मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके मार्क्स भी फाइनल रैंकिंग में ऐड होते हैं. तो पेपर 1 में आपका GS, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश होता है 200 क्वेश्चंस का. ठीक है. सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस जनरली आप देखें तो आपका जो SSC का सिलेबस होता है वैसा ही आपका सिलेबस होता है. आप इसको स्टॉप करके भी पूरा सिलेबस को पढ़ सकते हैं. ये आपकी रीजनिंग का सिलेबस है. बाकी आपको PDF भी मिल जाएंगे, आप उसमें स्टडी कर लीजिएगा. तो जो नॉर्मल आपका सिलेबस होता है जैसे विजुअलाइजेशन, स्पैशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, तो ये सारा सिलेबस होता है रीजनिंग का. ओके. फिर आपका जनरल अवेयरनेस का जो जनरल सिलेबस होता है, जैसे कि आपके बाकी SSC के एग्जाम्स होते हैं, वही सिलेबस आपका जनरल नॉलेज का होता है. आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगेन यू हैव द सेम सिलेबस ऑफ SSC, आप उसको रीड कर सकते हैं. कहीं भी कंफ्यूजन हो कि कोई सिलेबस में आपको कंफ्यूज हो तो आप वीडियो को स्टॉप करके एक एक सिलेबस को देख लीजिएगा, या फिर PDF मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद परनी से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा. आपका आता है इंग्लिश. कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज हर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग स्किल्स वुड बी टेस्टेड. इंग्लिश जो है इस पूरे सिलेबस, पूरे पेपर पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इंग्लिश का वेटेज जो है आप कह सकते हैं 50%. इंग्लिश का पूरे आपके एग्जाम में, CPO के पूरे एग्जाम में इंग्लिश का वेटेज जो है वो 50% है. कैसे, मैं भी आपको बताऊंगी, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा. ठीक है. पेपर आपका जो पेपर 2 है, मैंने क्या बताया, क्योंकि पेपर 2 जो है आपका, उसमें इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. पहले हम PST के, क्योंकि पेपर 1 आपने दे दिया है, पेपर 1 हो गया, पेपर 1 आपने क्वालिफाई कर लिया. उसके बाद आप पेपर 1 के बाद आप ये PST और PET को अपीयर करते हैं, जो कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है. फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है गाइस? में आपकी हाइट जो होती है मेल और फीमेल की, तो इसमें एक लिमिट होती है. कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोस लिस्टेड, तो आपकी बॉयज जो है, मेल की जो हाइट होती है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ओके. चेस्ट जो है वो 80 और एक्सपैंडेड, अनएक्सपैंडेड में 80 और एक्सपैंडेड में 85 होना चाहिए. कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं हिली एरियाज को, स्पेसिफिकली गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम, उनकी हाइट 165 होनी चाहिए. चेस्ट दोनों में 80 और 85, अनएक्सपैंडेड और एक्सपैंडेड में सेम. ओके. और जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, राइट, उनकी हाइट उनकी में रिलैक्सेशन है और हाइट जो है 162.5 है. अनएक्सपेक्टेड जो अनएक्सपैंडेड चेस्ट में है वो 77 है और एक्सपैंडेड चेस्ट में है 82. तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है आपका
पेपर 1 क्वालिफाई करने के लिए। तो आप अगर एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, ये सजेशन है कि आप पहले ही अपना फिजिकल टेस्ट कर ले, मतलब आप देख लें कि आपकी रिक्वायर्ड हाइट, रिक्वायर्ड चेस्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप फिजिकल टेस्ट में बाहर निकाल जाएंगे। तो पहले आप जब भी आप एग्जाम, मैंने क्यों कहा कि पेपर ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आपकी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है ना फिजिकल टेस्ट की वजह से और एज की वजह से छट जाती है। तो अगर आपके पास, अगर आप इस एलिजिबिलिटी में फॉल करते हैं तो आपको पेपर जरूर अपीयर करना चाहिए। फीमेल्स के लिए भी अलग है। फीमेल की जो हाइट है वो 157 होनी चाहिए मिनिमम, ओके। और फीमेल जो है अगेन जो हिली एरियाज को बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 155 होनी चाहिए, और शेड्यूल ट्राइब्स की फीमेल की हाइट 154 होनी चाहिए। तो जनरल की फीमेल की हाइट 157, हिली एरियाज की 155, और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी हाइट 154 होनी चाहिए। ये आपका फीमेल कैंडिडेट का है, ओके। आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग टू हाइट ऑफ ऑल पोस्ट। तो वेट की बात, वेट भी मेजर होता है, तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो BMI होता है ना, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। आपका एक्सेस वेट भी नहीं होना चाहिए, आप अंडर वेट भी नहीं होने चाहिए। तो आप एक बार अपना BMI जरूर चेक करवा लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए। अच्छा, अब आता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, दैट इज PT। हर पोस्ट के लिए आपको ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देना पड़ेगा। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स का अलग है। मेल कैंडिडेट्स का 100 मीटर रेस 16 सेकेंड्स में कवर करनी होती है, ठीक है। 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट्स, मतलब आपकी 100 मीटर रेस होगी जो 16 सेकेंड्स में आपको कंप्लीट करनी होगी। आपकी 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो कि 6.5 मिनट्स में करनी होगी। लॉन्ग जंप होता है 3.65 मीटर्स का, 3 ही चांसेस मिलते हैं, उससे ज्यादा चांस नहीं मिलते। हाई जंप होता है बॉयज के लिए 1.2 मीटर्स का, जिसमें आपको 3 ही चांस दिए जाते हैं। और शॉर्ट पुट होता है 16 LBS का, जिसमें आपको 4.5 मीटर की डिस्टेंस में जाना चाहिए, और उसमें भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। तो फिजिकल टेस्ट में आपका 2 रेस होती है, 100 मीटर की, 1.6 मीटर्स की। लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, और शॉर्ट पुट होता है। तो ये आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इससे बाहर निकल जाते हैं तो आप पोस्ट, मतलब आप इस एग्जाम मतलब प्रोसीजर से बाहर हो जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स की गाइस 100 मीटर की रेस होती है, उनको 18 सेकेंड्स दिए जाते हैं। और यहाँ पे हाफ है, जैसे कि बॉयज की 1.6 किलोमीटर्स है, तो गर्ल्स की 100 मीटर रेस होती है 4 मिनट में। गर्ल्स को 100 मीटर रेस करनी हो, कंप्लीट करनी होती है 4 मिनट के अंदर अंदर। लॉन्ग जंप होना चाहिए 2.7 मीटर्स का, 3 ही चांस दिए जाते हैं। और हाई जंप होना चाहिए 0.9 मीटर का, इसमें भी 3 ही चांस दिए जाते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शॉर्ट पुट नहीं होता, इसमें आपको 102 रेस होंगी, अगेन 100 मीटर शॉर्ट रेस होगी और एक लॉन्ग रेस होगी। लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप होता है। चांसेस आपको 3 से ज्यादा नहीं दिए जाते लॉन्ग जंप और हाई जंप में। रेस में आपको कोई सेकेंड चांस नहीं दिया जाता है, ओके। there shall be no minimum requirement for chest measurement for female candidate। फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट मेजरमेंट का कोई भी रिक्वायरमेंट प्रोसेस नहीं होता है, ओके। रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एज मेंशन अबव, परमिसिबल ओनली अंडर प्रोड्यूसर ऑफ, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। जो भी those candidates who are declared not qualified in physical test, जो भी height chest में prefer an appeal if they so a desire to appellate authority present to PT or PST ground, the decision of the appellate authority will be final and no further appeal or representation in this regard will be entertained। तो भैया अगर आप by chance disqualify हो जाते हैं तो आप यहाँ की authorities को अपील कर सकते हैं, मगर जो उनका decision होगा वही final होगा, ओके। PST PT will not carry any marks but will be qualifying elimination nature। तो इसमें कोई मार्क्स नहीं होते, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ओके। एक्स सर्विसमैन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो PT। तो अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनको PT के लिए जरूरी नहीं है, उनको मतलब इसमें क्वालिफाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन हो चुके हैं। अच्छा, इसमें आपका मेडिकल टेस्ट में गाइस आपकी विजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मिनिमम नियर विजन जो होती है N6 बेटर आई एंड N9 वर्स आई, मतलब आपकी मिनिमम डिस्टेंट विजन जो है वो 6/6 होनी चाहिए और वर्स की 6/9, इससे ज्यादा
आपका नहीं हुआ। ऑफ बोथ आइज विदाउट एनी करेक्शन लाइक वियरिंग ग्लास, सर्जरी ऑफ एनी काइंड टू विजुअल एक्विटी इन राइट हैंड पर्सन, राइट आई इज बेटर एंड वाइजर। मतलब यहाँ पे आपकी विजन जो है भाई 6/6 या मैक्स 6/9 होनी चाहिए, आपकी विजन इतनी ही होगी, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको नॉकनीज नहीं होने चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोस वेन या फिर स्क्विंट इन आईज नहीं होना चाहिए, एंड दे शुड पोजेस हाई कलर विजन। जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए, नहीं क्योंकि इसका भी टेस्ट आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे होता है, नहीं तो आप उसमें भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। They must be good mental and bodily health and free from any physical defects like interfere from the efficient performance of the duties. तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, कोई ऐसे डिजीज या फिर आपका वीक मेंटल या बॉडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। All the candidates who qualify in paper 2 will be medically examined by the medical officer of the CAPF. पेपर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो पेपर 2 के बाद होगा by the medical officers of CAPF or the other medical officers or assistant surgeon belonging to grade A. Okay, medical board within the prescribed limit 15 limits 15 days के अंदर अंदर who are found to be and will be informed the position they can make an appeal before review medical board. देखो बाई चांस आपकी कुछ दिक्कत आ गई तो आपको अपील कर सकते हो, मगर उसकी एज लिमिट, उसकी जो लिमिट है वो 15 डेज से ज्यादा नहीं है, ओके। और जो भी इनका डिसीजन होता है वो ही फाइनल होता है। मेडिकल बोर्ड विल डिसीजन ऑफ री मेडिकल बोर्ड और रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल एंड नो अपील रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ री मेडिकल बोर्ड रिव्यू मेडिकल विल बी एंटरटेन। तो भाई ये अगर बाई चांस कुछ ऐसा डिस्क्रिपेंसीज होती हैं तो आपको 15 डेज का टाइम दिया जाता है अपील करने के लिए, मगर ये पूरा पूरा उनके हैंड में होता है कि वो उसको कंसिडर करते हैं या नहीं करते, ओके। So finally selected candidate for the post of sub-inspector would as part of their training curriculum have to pass 7 obstacles even as mentioned below, failing which they may not retain in the force. आप जब इस पोस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसमें ट्रेनिंग प्रोसेस में ये सारे चीज़ों को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, जैसे जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग अ रोप ऑन द जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, टार्जन स्विंग, जंपिंग ऑन द होराइजन बोर्ड, पैरेलल रोप, मंकी क्रॉल और वर्टिकल रोप। इन सबको क्वालिफाई करना होता है आपके ट्रेनिंग सेशन में। अगर आप इनको नहीं पास कर पाएंगे तो आपका एग्जाम निकलने के बावजूद आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को एक्वायर कर भी लेते हैं तो आपको इनको पास करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, टैटूज विल बी अलाउड एज पर द फॉलोइंग स्टिपुलेशंस ओनली। टैटूज का काफी डिस्कशन रहा है, तो टैटूज डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड नेम एज फॉलोइंग इन इंडियन आर्मी आर परमिटेड। तो रिलीजियस सिंबल जो अगर या आर्मी से रिलेटेड है तो वो टैटू जो है परमिटेड है। Tattoo marked on traditional sides of the body like inner parts of the forearm, but only left forearm being non-saluting limb or dorsum of the hand shall be allowed. तो टैटूज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी बॉडी में टैटू है तो वैसे तो आप टैटू ना ही बनवाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपको टैटू रिमूव करवाना पड़ सकता है। अब आते हैं आपका, जब आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं, फिर आप पीएसटी और पीटी क्वालिफाई करते हैं, पीएसटी पीटी के बाद आपका पेपर 2 होता है और उसके बाद मेडिकल होता है। ध्यान रखना, मेडिकल आपका पेपर 2 के बाद होता है। मैंने क्यों कहा था कि 50% आपका इंग्लिश का वेटेज है, क्योंकि जब आपका पेपर 2 होता है उसमें इंग्लिश का ही, सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है, जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं, ओके, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। इसका जो सिलेबस है हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो इसका जो सिलेबस है गाइज आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 2 का, जिसमें आपका कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बेस्ड ऑन एरर रिकॉग्निशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, आपके पूरा ग्रामर होगा, वोकैब होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सिनोनिम, एंटोनिम्स, कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीशन, फ्रेजेस, इडियोमेटिक फ्रेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का काफी अच्छा रोल होता है आपके पेपर 2 में। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप प्लीज रीडिंग स्किल्स पे थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि पेपर 2 में काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलता है। ग्रामर होती है, वोकैब होती है, मगर ज्यादा वेटेज आपके कॉम्प्रिहेंशन का होता है।
स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एनसीसी का सर्टिफिकेट भी मायने रखता है। तो अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं 10 मार्क्स, 5% मार्क्स ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 मार्क्स का बोनस मिलता है, और अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपके पास 4 मार्क्स बोनस मिलता है। तो आपको इसमें इसका भी, एनसीसी सर्टिफिकेट्स का भी अच्छा खासा फायदा होता है। ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग जो है जनरल की 30% होती है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 25% होती है, और बाकी अदर कैटेगरीज की 20% होती है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका सीपीयू का पेपर आने वाला है, नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी रिलीज होगा, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है, 50% आप अगर देखें 200 मार्क्स का आपका प्री होता है और 200 मार्क्स का आपका मेंस होता है, जिसमें 50 प्लस 200 में अगर देखा जाए तो 50% से ज्यादा है ना, आउट ऑफ 400 आपकी 250 नंबर की इंग्लिश ही आती है। 50% प्लस आपका वेटेज है, तो इंग्लिश की बहुत ज्यादा वेटेज होने वाली है सीयूपीओ में। और जो भी स्टूडेंट्स इस एज लिमिट में, इस हाइट, फिजिकल मेजरमेंट्स में एलिजिबल पाते हैं अपने आप को, तो आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर कीजिए, क्योंकि आप एक बारी दमी से मेहनत करेंगे तो आपको ये पोस्ट जरूर मिल जाएगी। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और उनको बताइएगा कि आपके साथ मिलकर सीपीयू की प्रिपरेशन हमारी क्लासेस में आके जरूर करें। आप जानते हैं अनअकैडमी में बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप अनअकैडमी के ऑफर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोड लगा सकते हैं अनअकैडमी में PARI10, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।